सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी नमस्कार और मैं बलवंत सारण एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छा सा हमारा टॉपिक रहेगा और उस टॉपिक के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो उस टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, समझना जरूरी है। ठीक है, और हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जहाँ तक आएगा एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं आप। ठीक है ना, तो खींच के पढ़ते हैं गुणसूत्र के बारे में। इंटरेस्टिंग है, प्यारा है, पढ़ना जरूरी भी है। तो हमारा रहेगा क्रोमोसोम, यानी आप कहोगे जी गुणसूत्र। ठीक है, लेकिन एक नाम ये भी याद रख लेना, क्योंकि यहां से सीधा ये नाम लिखा मिलता है, क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्या है, किस प्रकार से है, अच्छे से समझने के बाद यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत होते ही नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने अच्छे से प्यार से इस बात को समझ लिया तो कभी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है, आपने रट्टे ही मारे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो मैं क्रोमोसोम के बारे में बता देता हूँ। इसकी खोज हुई थी 1882 के अंदर। ठीक है, और इनका नाम दिया गया था 1888 के अंदर। ठीक है, 1882 के अंदर खोज हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो फ्लेमिंग लिख लेना आप। किसके द्वारा, फ्लेमिंग। ठीक है ना, किसके द्वारा की गई थी, तो फ्लेमिंग के द्वारा खोज की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नाम क्या दिया था इन्होंने, नाम दिया था क्रोमेटिन। क्या नाम दिया था, क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन दो नाम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1888 के अंदर इनकी स्टडी की गई वोल्डेयर के द्वारा। ठीक है, वोल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने क्या की थी, क्रोमोसोम नाम दिया था, यानी ये क्रोमोसोम क्या किया गया था, नाम दिया गया था। ठीक है, और नाम क्या दिया गया था, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम, बात कंप्लीट हुई। स्टार्सबर्ग का नाम भी आता है खोज के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, फ्लेमिंग याद रखना है, उसके बाद वाल्डेयर याद रखना है। वाल्डेयर ने 1888 में नाम दिया था और खोज किसने की थी, 1888 में। ठीक है, क्रोमोसोम नाम दिया, तो क्रोमोसोम नाम किसके आधार पे दिया, क्योंकि क्रोमो का मतलब आप पढ़ते हो कहीं पे भी, इस शब्द का मतलब पढ़ते हो ना, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है ना, ग्रीक भाषा से लिया गया है क्रोम। ठीक है, और जिसका मतलब होता है कलर, जिसका मतलब क्या होता है, कलर यानी रंग। ठीक है, और दूसरा किस जुड़ा हुआ है, सोम। सोम का मतलब आपको पता है, सोमेटिक हो गया जैसे। ठीक है, जैसे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। सोम का मतलब होता है बॉडी यानी शरीर। यानी इनके द्वारा बताया गया भी एक क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर एक रंगीन, ठीक है ना, वैसे रंगीन होता नहीं है ये, रंगीन क्या है, भाग पाया जाता है, तो वो क्या है, गुणसूत्र है। ठीक है, यानी किसी भी डाई द्वारा इसे क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है ना, यानी रंगा जाता है। ठीक है, यानी ब्लू कलर के आपको दिखाई देते हैं ज़्यादातर, तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेन हो जाते हैं। स्टेन का मतलब वो रंगीत जाते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया था, उसके आधार पे भी रंगीन शरीर नाम दिया गया, यानी क्रोमोसोम नाम दे दिया गया, गुणसूत्र नाम दे दिया गया। बात कंप्लीट हुई। क्रोमोसोम है क्या जी, तो आप कहोगे जी ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप कहोगे जी ये क्या है, एक धागेनुमा संरचना है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। यानी एक धागेनुमा संरचना होती है, क्या है, क्रोमोसोम। उसके बाद इसका क्वेश्चन बनता है, इसे क्या कहा जाता है, हेरिडिटी व्हीकल कहा जाता है। आप कहोगे जी अनुवांशिक वाहक कहा जाता है, अनुवांशिक वाहक कहा जाता है। ठीक है, एक बात में सारी कवर कर दूंगा, एक बार लिखने का काम हो जाए थोड़ा सा। अनुवांशिक वाहक, वाहक का मतलब क्या है, ले जाने वाला, यानी अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेके जाने वाला है ना जो, वो क्या है, क्रोमोसोम है। कौन है, क्रोमोसोम है। यानी किसी भी माता या पिता के क्रोमोसोम से ही जो गुण मिलते जुलते हैं, यानी कोई किससे माता पिता से गुण मिलते जुलते होते हैं बच्चे के अंदर, वो कौन लेके जा रहा है, वो गुणों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कर रहा है ना, उसे क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। ठीक है ना, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जेनेटिक्स मटेरियल फाउंड इन क्रोमोसोम।
ठीक है, यानी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो आप कहोगे अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने पढ़ा था बस। किससे बना होता है जी, ठीक है, तो आप कहोगे जी मेड अप ऑफ या बाय डीएनए, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, किससे बना होता है, तो आप कहोगे यह है डीएनए व प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। बंद क्यों कर दिया उसको? प्रोटीन कौन सा होता है, प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, स्टोन प्रोटीन पाया जाता है एक तो, और एक कौन सा है, नॉन स्टोन प्रोटीन। ठीक है, स्टोन प्रोटीन। याद रखना इस बात को, आपको पूछा जा सकता है डीएनए और स्टोन प्रोटीन से बनी हुई एक संरचना है, उसका नाम क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम किससे बनाता है, डीएनए और स्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम में कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन पाया जाता है, स्टोन प्रोटीन। ठीक है ना, कौन सा पाया जाता है, स्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम का भाग क्या है, डीएनए। क्रोमोसोम का भाग क्या है, डीएनए। डीएनए किस में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में। ठीक है, क्वेश्चन आराम से, एक से कितने क्वेश्चन बन गए देखो। आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है, डीएनए नहीं देखो, ऐसे कह दे क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम बना होता है तो आप कहोगे न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन से बना होता है, क्योंकि डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड का एक भाग है। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड नाम भी किया अमल। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लेना, ये किससे बना होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और मैंने फिर बता दिया इसको, थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, इसमें डीएनए है, और प्रोटीन कौन सा है, मुख्य रूप से स्टोन है। ठीक है, स्टोन प्रोटीन है, दोनों बात याद रखनी है हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, 1827 में वाल्डेयर ने इसे नाम दिया था। कैसिस धाग्यनुमा एक संरचना है। ठीक है जी, कोई अनुवांशिक वाहक किसे कहा जाता है, गुणसूत्र को कहा जाता है जी। जेनेटिक मटेरियल जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, गुणसूत्र में। कौन कौन सा पाया जाता है तो बताएंगे आगे। ठीक है, ये किससे बना होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड कौन सा है जी, डीएनए होता है इसके अंदर मुख्य रूप से, और प्रोटीन कौन सा, मुख्य रूप से स्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए के बारे में आप पढ़ चुके हो, आपको पता भी होगा। ठीक है, ये बात भी हमने कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं ये छोटी छोटी बातें किस प्रकार से याद होती हैं। ठीक, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम भाग किसका है भाई, आप कहोगे जी क्रोमोसोम भाग किसका है, तो देख लो। ठीक है, आप कहोगे जी इसकी स्टडी किससे होती है। ठीक है, तो वो होती है, स्टडी का मतलब कैरियो, कैरियो का मतलब केंद्रक, टाइपिंग। ठीक है, कैरियो टाइपिंग याद रख लो। अगर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अगर हमें गुणसूत्र को पढ़ना है, आसानी से अच्छे से देखना है, उसको पढ़ना है, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखना है, तो ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी कैरियोटाइपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको गुणसूत्र को कब देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो विजिबल इन माइक्रोस्कोप when cell undergoing metaphase of cell division। ठीक है, यानी गुणसूत्र को आप नॉर्मली नहीं दे सकते, बता रहा हूं मैं आपको, गुणसूत्र नॉर्मली दिखाई नहीं देते। गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं, जब माइक्रोस्कोप से हम तब देखा जा सकता है जब कौन सी स्टेज हो, मेटाफेज हो। ठीक है ना, किसकी, कोशिका विभाजन की। यानी गुणसूत्र कोशिका विभाजन के ही समय नजर आते हैं। आपको मैंने बताया भी होगा, सेल डिवीजन में हमने सेल साइकिल पढ़ा होगा, याद हो तो किसी को, कोशिका चक्कर, उसमें हमने एक तो इंटरफेज पढ़ा था, याद हो तो, जिसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज पढ़ा होगा। उसके बाद M फेज पढ़ा होगा, माइटोसिस फेज। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलाफेज। तो यहाँ पर मेटाफेज जब होता है ना, तब क्या कर रहे होते हैं, क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं,
क्रोमेटिड का रूप लेते हैं, यानी उस समय वो रेप्लिकेट करते हैं, यानी अपनी कॉपी बनाते हैं, तब हम अच्छे से पढ़ सकते हैं किसको, गुणसूत्र को। ठीक है, तो गुणसूत्र की स्टडी करना हमें तो कौन से फेज की आवश्यकता होगी, मेटाफेज की आवश्यकता होगी। गुणसूत्र को देखने के लिए या ठीक है उसकी स्टडी करने के लिए किसकी जरूरत है, कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है, ऐसे दिखाई नहीं देते गुणसूत्र, नॉर्मल सेल के अंदर वो दिखाई नहीं देंगे, याद रखना। कितनी संख्या होती है पढ़ेंगे भाई, टेंशन क्यों लेते हो ना। ठीक है, अब कैसी संरचना है और किस किस प्रकार से, एक तो कैरियोटाइपिंग याद रख लेना, कैरियो का मतलब फिर बता देता हूं मैं, केंद्रक होता है, केंद्रक की हदन जब किया जाता है ना पूरा कोशिका का, तो वो कैरियोटाइपिंग से होता है, चाहे डीएनए को पढ़ना हो हमें, चाहे आरएनए को पढ़ना हो, चाहे किसको गुणसूत्र को पढ़ना हो, चाहे क्रोमेटिन को पढ़ना हो, चाहे जीन को पढ़ना हो, कैरियोटाइपिंग की जाती है। क्लियर है, तो ये बात तो हो गई। यानी कौन सा फेज इंपॉर्टेंट है गुणसूत्र को पढ़ने के लिए, तो फिर बता देता हूं मैं, मेटाफेज। ठीक है ना, मेटाफेज, कौन सा, मेटाफेज। मेटाफेज किसका हिस्सा है, सेल साइकिल, यानी कोशिका विभाजन के समय कोशिका चक्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, अनुवांशिक वाहक किसे कहा जाता है, याद रख लेना। अब देखो समझने वाली बातें और प्यारी प्यारी बहुत सी बातें, मज़ेदार बातें हम पढ़ने वाले हैं, और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप ही लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत काम आएंगे हर जगह। ठीक है, नॉर्मल लाइफ के आपके डाउट भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको हमेशा डाउट रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है हमारे लेक्चर में, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान बांटा जाता है, आपको पता भी है, आप समझदार हो, इसलिए ज्ञान देना जरूरी है आपको ना। स्टूडेंट किसके, फिर अपने स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं, और इंटेलिजेंट होते हैं वही पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी भाग जाते हैं भाई, मुझे पता है। गुणसूत्र के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। एक बात बताता हूँ आपको, अच्छी सी बात बताता हूँ, याद करने का तरीका बताता हूँ। अब आपको पता है आपके शरीर में होता है जी सेल, नहीं आप ऐसे कर लो ना, उल्टा चलो, आपका है जी शरीर। ठीक है, हाँ जी हमारा शरीर है, आपकी बॉडी है, कोई ऑर्गेनिज्म। शरीर में क्या है जी, आप कहोगे जी बहुत से तंत्र हैं, अंग तंत्र है जी, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम है जी। ऑर्गन सिस्टम किससे बने हैं जी, अंग से बने हैं जी। अंग किससे बने हैं जी, उत्तक से बने हैं जी, टिश्यू से बने हैं। उत्तक किससे बने हैं जी, कोशिका से बने हैं। ठीक है, और कोशिका क्या है जी, किससे बनी है, उसके 2-3 भाग हैं। कोशिका के अंदर क्या है जी, केंद्रक है एक, और एक क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, झिल्ली वगैरह है। केंद्रक क्या है जी, केंद्रक बना हुआ है क्रोमेटिन से जी। केंद्रक में धागेनुमा संरचना क्या है, क्रोमेटिन है जी। क्रोमेटिन क्या जब टूटते हैं तो उसके अंदर क्या होता है जी, वो क्रोमोसोम कहलाते हैं जी, गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम है जी। क्रोमोसोम के अंदर क्या है जी, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है जी। ठीक है ना, क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है जी। और डीएनए जो है, डीएनए के अंदर क्या है जी, डीएनए का छोटा सा भाग जो आरएनए को कोड करता है उसे जीन कहा जाता है जी। बात कंप्लीट हुई। जीन किसका भाग है, डीएनए का। डीएनए किसका भाग है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमेटिन का, क्रोमेटिन केंद्रक का, केंद्रक किसका है, कोशिका। कोशिका उत्तक का भाग है, उत्तक अंग का भाग, और अंग अंग तंत्र का, और अंग तंत्र शरीर का। ठीक है ना, इस प्रकार से समझो। तो सबसे छोटी आनुवंशिक इकाई बोला जाता है किसको, जीन को। जीन क्या करता है जी, डीएनए क्या करता है, डीएनए आरएनए का निर्माण करता है जी। हाँ जी, लेकिन कोई स्पेसिफिक जीन होगा जो क्या करेगा, आरएनए के निर्माण में सहायक होगा। यानी डीएनए का वो हिस्सा, मान लो ये डीएनए, मान लो ये डीएनए का इतना हिस्सा है, ये क्या कर रहा है, आरएनए को कोड कर रहा है, आरएनए का निर्माण करने में सहायक है। यानी ये स्पेशल किसी न किसी आरएनए का निर्माण कर रहा है, जो एक स्पेसिफिक क्या बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो उसे जीन कहा जाता है। तो आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, जीन किसका हिस्सा है, डीएनए का हिस्सा है। और डीएनए किसका हिस्सा है, क्रोमोसोम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, क्रोमोसोम। यानी कोई जीन जब किसी भी डीएनए को स्पेसिफिक, जैसे वो मान लो mRNA भी हो सकता है, आपको पता हो तो, ठीक है ना, और tRNA भी हो सकता है, और rRNA भी हो सकता है। बात कंप्लीट हुई ना। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है अब, डीएनए वगैरह आरएनए वगैरह तो हम पढ़ ही रहे हैं पहले से ही।
क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। तो क्रोमोसोम किससे है? केंद्रक में पाया जाता है। आप कहोगे तो केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ये बात बताने वाली नहीं थी, आप अपने मेरे स्टूडेंट हो, केंद्रक में पाया जाता है। क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट है तो ये बातें तो आपको पहले से ही पता चल गई होगी। देखो इस सीक्वेंस में लगा के पढ़ो, मजा आएगा। कोई चीज़ को कंसेप्ट वाइज रट्टा मारते हो, क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्रोमोसोम, क्या है क्रोमोसोम? कुछ भी तो नहीं है ना। इस चीज़ को एक बार पढ़ लो, बाकी बात करूँ कंप्लीट हो जाएगी। जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो मैंने बताया कैसे, देखो ये आपका सेल है जी, और इसमें ये क्या है जी? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर इस प्रकार की आकृति पड़ी हुई है, ठीक है ना, ऐसे बना देता हूँ मैं, इस प्रकार की, ठीक है। और इसके अंदर एक धागेनुमा संरचना और है जी। ये तो केंद्रक है जी, ये पूरी कोशिका है जी, और ये क्या है जी? गुणसूत्र है जी, ठीक है। और गुणसूत्र के अंदर क्या है जी? डीएनए है जी, ठीक है। और डीएनए का एक स्पेसिफिक इतना भाग है, इसे क्या बोलेंगे हम? जीन बोल दिया जी, ठीक है। और ये डीएनए जब किसी भी किसका निर्माण करेगा? इस आकृति का निर्माण करेगा, जिसे आरएनए बोलेंगे जी, ठीक है। तो ये संरचना है सेल की, बाकी आपको पता भी है, सेल आपने पढ़ा है। अब इस बात को इससे पढ़ो आप, ठीक है। और पिछले वाली बात को समझाना है मुझे। ये आपका होता है जी, क्या होता है? गुणसूत्र। आपने हमेशा ऐसा बनाया होगा, ऐसे बनाया होगा मान लो। ये अवस्था तब की मानी जाती है जब क्या होता है? मेटाफेज के समय, ठीक है। जब ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है और ये क्या? ये एक कॉपी है, ये मान लो आप एक कॉपी है। उस समय क्या हो रहा है? क्योंकि ये क्या है? टूटेंगे, और ये टूट के क्या हो जाएंगे? आपको भी पता है, इस प्रकार से टूटेंगे और ये स्पिंडल फाइबर द्वारा जुड़ जाते हैं। पढ़ लो बस, आप पढ़ते जाओ, इस प्रकार से दो हो जाते हैं। उस समय की बात है ये, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक लड़ी वाला ही होता है। क्या होता है? एक लड़ी वाला। और जब ये क्या करेंगे? रेप्लिकेट करेंगे, कॉपी करेंगे, मेटाफेज में जाने के बाद तब ये क्या होंगे? डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देंगे, यानी एक यहाँ पर कॉपी और आ जाएगी रेप्लिकेटेड, ठीक है। और ये चीज़ जो होती है इसे बोला जाता है सेंट्रोमियर। आपसे पूछे क्रोमोसोम जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। और इसके ऊपर एक संरचना और होती है इस प्रकार से बाहर की ओर, मेरे पास मार्कर अलग होता है, जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर बताया भी होगा, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या कहता है? जब स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है ना, कोशिका विभाजन, तो स्पिंडल फाइबर से ये क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, ठीक है, काइनेटोकोर। तो ये क्या था? हमारा क्रोमोसोम के बारे में था थोड़ा कुछ। अब क्रोमोसोम जो होते हैं ना, क्रोमोसोम के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ, ठीक है। एक बात और याद रखना आप क्रोमोसोम की, ये किसी भी जाति में, उस जाति, कोई भी जाति है, जैसे बंदर है ना, तो सभी बंदर में एक समान इनकी संख्या पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या है? मोस्टली, आप लिख लो यहाँ पे, मोस्टली फाउंड इन, अपवाद भी हैं जैसे फंजाई वगैरह हो गया, हैप्लॉइड भी होते हैं, तो आप कहोगे जी मोस्टली फाउंड इन पेयर। ज़्यादातर ये क्या पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या? जोड़े में पाए जाते हैं। दूसरी बात और लिख लो आप, ठीक है। सेम नंबर इन सेम स्पेसीज, यानी समान जाति में संख्या इनकी क्या होती है? समान होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यानी मैं मान लो मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, किसने बनाया जी? हम तो बंदर हो सकते हैं।
मनुष्य कोई भी उसके अंदर कितने मिलेंगे, 46 मिलेंगे। चाहे आप हो तो भी 46 गुणसूत्र आप में, और मेरे में भी 46 है, आपके पापा में 46 है, मम्मी में 46 है, ठीक है ना, भाई में 46 है, बहन में 46 है। तो इसका मतलब समान जाति है ना, समान जाति के अंदर क्या मिलेंगे, समान ही गुणसूत्र मिलेंगे, समान जाति में समान, लेकिन वेरिएबल इन डिफरेंट स्पेसिस, याद रखना, वेरिएबल इन डिफरेंट स्पेसिस, ठीक है। यानी अलग जाति में संख्या अलग मिलती है, अलग जाति में संख्या अलग मिलती है। जैसे बंदर में कितने हैं, 42, आप में कितने हैं, 46, संख्या अलग मिलती है। समझ में आई क्या? यानी एक जाति है ना, बंदर में सभी में 42 है, ठीक है, मनुष्य सभी में 46 है, हाथी सभी में 56 है, ठीक है ना, मच्छर 6 सभी में 6 है, तो सभी मच्छरों में 6 मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन मच्छर और हाथी की बात करें तो हाथी में तो 56 थे, हम में कितने थे, 46। तो प्रत्येक जाति में सब एक जाति के लोग है ना, एक जाति से बिलोंग करते हैं, तो उनमें तो समान है, लेकिन जाति बदल जाए तो क्या है, उनकी संख्या अलग अलग है। इस बात को समझ लेना, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या है, जिससे क्या है क्रोमोसोम कनेक्ट होते हैं, उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है, और मैंने इस प्रकार ये बात बताई भी होगी आपको। टाइम मेरे पास इतना हो ना, ज़बरदस्त टाइम हो तो मैं और ज़बरदस्त तरीके से समझाऊंगा आपको, मुझे मज़ा बहुत आता है पढ़ाने में, ठीक है। आप जब भी डायग्राम देखते हो ना, इस प्रकार से थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपको दिखाया जाता है, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। टी के साथ ए जुड़ा हुआ है, ए के साथ टी जुड़ा हुआ है, गुआनिन के साथ साइटोसिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये फिर क्या करता है, एक आरएनए का निर्माण करता है, इस प्रकार से यहाँ से निकलती है, ठीक है। और इसका ये भाग मान लो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। इस प्रकार से अच्छे से समझाता मैं आपको प्यार से, ये आरएनए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, मेन बात तो यही है ना, ठीक है। और ये क्या है, गुणसूत्र है। अब इस बात को बहुत लंबे तक जाएंगे, बात हाईकोर्ट तक जाएगी, आप बने रहिए बस, ठीक है ना। आप कहोगे जी आज के बाद तो गुणसूत्र का क्वेश्चन गलत है, हो ही नहीं सकता, इस बात का हम दावा करते हैं, क्योंकि हम पढ़ाने का तरीका है ना, हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, टाइम खा जाते हैं लेकिन दिमाग में सेट कर जाते हैं। अब गुणसूत्र मैंने कहा था किस में, जोड़े में पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र जब 2n होते हैं ना, तो उन्हें डिप्लॉइड कहा जाता है, याद रखना। क्या कहा जाता है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब है द्विगुणित, द्विगुणित का मतलब है 2 से गुणा करना होता है इन्हें, ठीक है ना। यानी n किसको रिप्रेजेंट करता है, तो n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पेयर। आप कहोगे n किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है नंबर ऑफ पेयर, ठीक है ना, जोड़ों की संख्या, इसके अंदर जोड़ों की संख्या, ठीक है। अब n का मतलब क्या है जी, n का मतलब है जी मानों में कितने हैं जी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ n। तो जैसे मानों के अंदर क्या है, मानों में 2n गुणसूत्र है, तो जिसमें n क्या है, तो आपको कहा जाएगा n क्या है, 23 गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है ये। तो n का मतलब मानों में कितना है, 23 है, यानी टोटल कितने हो गए, 2 गुणा 23 कितने हो गए, 46, ठीक है। आपसे कहते हैं बंदर में कितने हैं, बंदर में कितने होते हैं, 42 होते हैं, यानी 2n है, तो n की संख्या यहाँ पर कितनी है, 21 है बंदर में, ठीक है। तो n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पेयर, यानी जोड़ों की संख्या के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है 2n। अगर वो कहते हैं n है, 2n होते हैं जी, हाँ जी होते हैं जी, ठीक है, n है जी n, ठीक है। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, n कर रहा है जी हैप्लॉइड को। सीधा n मिले तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हैप्लॉइड यानी अगुणित, अगुणित, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड जो है, यानी अगुणित का मतलब है जोड़े में नहीं है, संख्या किस में नहीं है, जोड़े में नहीं है, ठीक है, जोड़े में नहीं है।
जोड़े में नहीं पाई जाती। ठीक है, एग्जाम फंजाई यानी कवक होता है। कवक क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, याद रखना। वो क्या है? हैप्लॉइड है, उनमें एन पाया जाता है। और कुछ कवक में क्या पाई जाती है? 16, कुछ 16 ही संख्या होती है। ठीक है ना, कितनी होती है? 16 संख्या होती है, याद रखना। हैप्लॉइड और भी होते हैं, कौन होते हैं जी? हैप्लॉइड हमारे शरीर में कौन से पाए जाते हैं? गैमेट, ठीक है ना, युग्मक, ठीक है, जर्म सेल, ठीक है ना, जर्म सेल। उसके अंदर संख्या कितनी होती है? आपको पता है 23 होती है। युग्मक कौन से होते हैं जी? स्पर्म होता है, ओवम होता है। स्पर्म का यानी शुक्राणु है, और ओवम अंडाणु है। उनमें संख्या कितनी है? 23 है। तो इस बात को समझना है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? अगुणित है, जिनमें संख्या के जोड़े में नहीं पाए जाते। जिसमें जोड़े में पाए जाते उसे द्विगुणित कहा जाता है। द्विगुणित का मतलब पूछ ले आपको, ठीक है, और अगुणित का नंबर मतलब पूछ ले तो आपको ये बता देना है। कंप्लीट हुई बात। अब हम इस बात को आगे लेके जाएंगे किस प्रकार से, ठीक है। मानव में 2n क्या है? ठीक है, मानव में 2n क्या है? मैं इस चीज को साफ करता हूं, ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में। क्या बात है जी, क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपका आंसर क्या रहता है जी? मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े, याद रखना। जोड़े कितने हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। 23 पेयर क्रोमोसोम है, ठीक है ना। 23 जोड़े। मानव के अंदर क्या है? 2n, यानी किसी भी कोशिका है ना आपके शरीर की, ये नहीं है अभी कोशिका एक में ही पाए जाते हैं। किसी भी कोशिका में 46 गुणसूत्र होंगे, ठीक है ना। किसी भी कोशिका में उतना ही डीएनए होगा क्रोमोसोम में। पर लेकिन ये हो सकता है वो डीएनए के अंदर जो जीन है ना, वो जीन कौन? सभी एक प्रकार के जीन होंगे उसके अंदर। आपके शरीर में जितनी कोशिका है सेम जीन है उनके अंदर, लेकिन हो सकता है वो जीन एक्टिव ना हो उस सेल के अंदर। जैसे मान लो, चलो छोड़ दो, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगा। जीन पढ़ेंगे उस दिन, देखेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे। यानी 2n बराबर मानव में कितना है जी? 46 है। और n बराबर पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? 23 है, ठीक है। यानी मानव क्या है जी? डिप्लॉइड। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? डिप्लॉइड, यानी द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2n पाए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ में क्या पाए जाते हैं? जोड़े में ही पाए जाते हैं। क्लियर हुई बात? आप कहोगे जी हैप्लॉइड पाए जाते हैं मानव में। हाँ जी, मानव के अंदर जो सोमैटिक सेल होते हैं ना, सोमैटिक सेल, ठीक है, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, उसके अंदर सभी के अंदर गुणसूत्र कितने हैं? 46 होते हैं। लेकिन हैप्लॉइड यानी अगुणित किस में होते हैं? तो n किस में होते हैं? तो आप कहोगे जी जर्म सेल जो होते हैं, ठीक है। और जर्म सेल के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? गैमेट का निर्माण किया जाता है, यानी युग्मक, युग्मक का निर्माण किया जाता है। और युग्मक जो होते हैं उसके अंदर, युग्मक कौन सी है जी? स्पर्म है, ओवम है, शुक्राणु है, अंडाणु है। एक चीज को साफ साफ लिख के बता रहा हूं मैं, देखो एक एक चीज को लिख रहा हूं। यानी शुक्राणु में कितने गुणसूत्र है? 23 गुणसूत्र है, न कि जोड़े हैं, याद रखना। अंडाणु में कितने गुणसूत्र हैं? 23 गुणसूत्र है, न कि जोड़े, ठीक है ना। यानी शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र। अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र। कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र।
दो कोशिकाएं ऐसी कौन सी है मानव के अंदर जिनमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो वो है शुक्राणु में आधी होती है, अंडाणु में आधी होती है। आधी क्यों होती है इसका कारण मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो डिप्लॉइड सेल कौन से है हमारे? डिप्लॉइड सारे के सारे जितने भी शरीर में सेल हैं वो डिप्लॉइड है। लेकिन हैप्लॉइड सेल किसे कहा जाता है? हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर रहेगा शुक्राणु और अंडाणु में। तो आपका दिमाग खराब नहीं होगा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो। ठीक है, उसके बाद डिप्लॉइड हैप्लॉइड की बात खत्म हो गई। ठीक है, अब मानव के अंदर 46 गुणसूत्र है, उनमें भी कुछ ना कुछ फर्क होता है। क्या फर्क होता है जी? देख लेते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र हैं जी। आप लिखते हो जी 22 + 1 यानी 22 + 1 यानी 22 + 1 जोड़े। इस बात को मत भूलो क्योंकि 23 जोड़े हैं ना कि गुणसूत्र हैं। यानी इनको हम 2n, n की संख्या यहाँ पर कितनी है? 23, और 2 से गुणा करेंगे कितनी होगी? 46 हो गई। ठीक है, 22 जो गुणसूत्र है ना, 22 और 1 गुणसूत्र दोनों में फर्क है। 22 गुणसूत्र होने क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे जी इन्हें ऑटोसोम क्रोमोसोम कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। ठीक है, इन्हें कहा जाता है अलैंगिक गुणसूत्र। अलैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। यानी कितने अलैंगिक है? तो आप लिख लो 22 जोड़े 44 गुणसूत्र अलैंगिक होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये क्या होते हैं? तो होमोलोगस होते हैं। ठीक है, होमोलोगस का मतलब क्या है? ये इनका साइज जो होता है ना, साइज सेम होता है हर गुणसूत्र का। यानी एक गुणसूत्र ये है, ठीक है, और इसके जोड़े में ये है, तो उनके दोनों का साइज सेम है, तो इसे होमोलोगस कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? समजात। ठीक है ना, समजात। क्लियर हुई बात? ये चीजें आती है, याद कर लो। अच्छे से समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से समझो, अच्छे से समझो, कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन कभी भी। ठीक है ना, टेंशन मत लेना। 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? अलैंगिक गुणसूत्र हैं जो हमारे मानव के अंदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम होता है। मेल में भी ये 22 गुणसूत्र वही होते हैं जो किस में होते हैं? फीमेल में होते हैं, फीमेल में। ठीक है, और दोनों में सेम होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? होमोजाइगस कहा जाता है। होमोजाइगस भी कहा जाता है, यानी सम, ठीक है, समयुग्मगी। क्लियर हुई बात? होमोजाइगस है 44। यानी होमोजाइगस गुणसूत्र कितने होते हैं मानव में? 44 होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 22 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 22 पेयर होते हैं। संख्या कितनी होती है? तो हमें 44 देना। अब एक जोड़ा जो होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? तो प्यार से समझो इस बात को। ये जो गुणसूत्र होता है इसे कहा जाता है एलोसोम, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लैंगिक गुणसूत्र। एलोसोम जो होते हैं ना, एलोसोम, इसका दूसरा नाम है सेक्स क्रोमोसोम भी। यानी आप सीधा कह सकते हो ये क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ, या आप सीधा ऑफ सेक्स। ठीक है, यानी होने वाली संतान का लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र हैं। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र का जोड़ा है। ठीक है, कितने हैं जी? 22 था, ये होता है 23वां जोड़ा। कौन सा जोड़ा? 23वां जोड़ा। ठीक है, कौन सा जोड़ा है? 23वां। इनकी अगर पूछे ऑटोसोम यानी एलोसोम की संख्या कितनी है, तो 2 संख्या होती है इसकी।
ठीक है। ये क्या है जी, हेट्रो, आप ऐसे लिखो इस बात को, मेल के अंदर जो होता है ना 23वां जोड़ा, मेल यानी पुरुष के अंदर जोड़ा होता है 23वां, तो वो क्या होता है, तो आप कहोगे एक्स वाई होता है। और फीमेल के अंदर जो जोड़ा होता है ना, ठीक है, फीमेल के अंदर जो जोड़ा होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर ये कौन से हैं, तो आप कहोगे जी मेल के अंदर ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है ना। और फीमेल के अंदर ये दोनों सेम ही होते हैं, इन्हें होमोजाइगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमोजाइगस कहा जाता है। यानी सम, हेट्रो का मतलब विषम युग्मी होते हैं, विषम युग्मकीय है। मानो क्या है, पुरुष विषम युग्मकीय, ये क्या है, सम युग्मकीय। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, हमें याद करना है एक एक चीज को अच्छे से, तो याद हो जाएगा। अब तो विषम, विषम का मतलब हेट्रो, होमो का मतलब सम, एक जैसा है। ठीक है, अब मेल और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर एक्स वाई है और इसके अंदर एक्स एक्स है, यानी ये सेक्स डिटरमाइन करेंगे। किसका डिटरमाइन करेंगे, तो आप कहोगे जी होने वाली संतान का। अब मेल से अगर एक्स चला जाए, किसके समय, फर्टिलाइजेशन के समय, यानी निषेचन के समय, जब फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, दोनों का मीट हो रहा है, यानी ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं, तब x और x मिल जाए तो क्या होगा, और x और y मिल जाए तो क्या होगा। आपसे पूछा जाता है मेल में 23वां जोड़ा कौन सा होता है, XY होता है, फीमेल में कैसा होता है, XX होता है, उन्हें स्पेशल नाम दिया जाता है। ठीक है ना, यानी इसे हेट्रोजाइगस क्यों कहा गया, क्योंकि इसका दोनों जोड़ा है ना वो भिन्न है। ठीक है, और इस प्रकार से y क्या होता है, छोटा होता है x से जोड़े में। क्लियर है, ठीक है, y क्या होता है, छोटा होता है, पूछ ले तो बता देना, x थोड़ा बड़ा होता है साइज में। इस बात को ऐसे समझने के बाद हम सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक है, देखो स्पीड से करते हैं इस बात को। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखो मैंने बताया 22वां जोड़ा कौन सा है, ठीक है ना, इस बात को समझो। 22 जोड़े होते हैं, 44 गुणसूत्र। ठीक है, कितने गुणसूत्र, मादा हो चाहे नर हो, दोनों में समान है, दोनों में समान है। 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा क्या है, 23वां जोड़ा भिन्न है। किस में भिन्न है जी, मादा में अलग है जी और नर में अलग है। मादा में क्या पाया जाता है जी, XX, और नर में XY पाया जाता है। अगर X का X से फर्टिलाइजेशन हो जाए, XX बनेंगे यार, XX किस में है, तो आप कहोगे जी होने वाली संतान क्या होगी, लड़की होगी। अगर फर्टिलाइजेशन X, इसमें से X और इसमें से Y हो, यानी X से किसका हो जाए, Y के साथ हो जाए, यानी XY बना, XY किसका है जी, नर का है, तो होने वाली संतान क्या होगी, लड़का होगा। ठीक है ना, तो संतान क्या है, लड़का। आप कहोगे जी X का X से कैसे हो सकता है, Y का Y कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ। जब क्या हुआ, ये स्पर्म था, इसके अंदर मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और इसके क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए, यानी 2 टुकड़े हुए ना, तो गुणसूत्र क्या हो गए, इसमें भी X चला गया और एक में क्या चला गया, Y चला गया। यानी 50% शुक्राणु है ना, वो तो X के साथ है और 50% क्या है, Y के साथ है। अब शुक्राणु ये गया, ठीक है, ये शुक्राणु था और इसने क्या किया, ओवम था, ओवम तो 100 के 100 ही है, यानी ये ओवम है चाहे ये, यानी ओवम है उसमें क्या है, X ही तो है। ये अगर X वाला है, उसने फर्टिलाइजेशन किया, तो होने वाला जाइगोट जो बनेगा, जाइगोट जो बनेगा वो क्या बना, X ही तो बना। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर ये शुक्राणु Y वाला था, 50% Y है 50% X है, तो जाइगोट में क्या हुआ, XY, तो होने वाला लड़का होगा। तो एक बात ध्यान रहे, इसमें महिलाओं की कोई गलती नहीं है, पुरुष की गलती है, और पुरुष की कोई गलती नहीं है, नेचुरल है ये। हमें नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता भी फर्टिलाइजेशन कौन सा शुक्राणु जाके कर रहा है। X वाला कर रहा है ना, X के साथ तो क्या होगा, लड़की हो जाएगी, और Y वाला कर गया तो लड़का हो जाएगा, नेचुरल चीज़ है ये। तो क्लियर हुई बात, ठीक है। अब इस मादा के अंदर गुणसूत्र कितने थे, मादा वाले अंडाणु के अंदर, ठीक है ना, मादा में क्या था, अंडाणु था,
और अंडाणु क्या था, N था, और नर में क्या था, शुक्राणु था, ठीक है ना, तो वो क्या था, N था। यानी गुणसूत्र कितने थे, 23 इसमें थे, 23 इसमें थे। समझ लो बात, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। अब होने वाला जाइगोट होगा, युग्मक जो जाइगोट में कितने हुए, N इधर से आया, N इधर से, N 2N हो गई, यानी इसमें 23 और इसमें क्या हो गए 46। और आधे गुणसूत्र होना जरूरी इसलिए है क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या जाति में समान रहनी चाहिए। अगर यहाँ 46 होते आगे कितने हो जाते, 92 नहीं हो जाते क्या, तो जाइगोट में 46 होते हैं। और जाइगोट क्या है, आगे जाके ये एम्ब्रियो बनेगा, यानी मेरुला, ब्लास्टुला, फिर भ्रूण बन जाएगा, और भ्रूण के बाद ये बच्चा बन जाएगा, बेबी बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चे में कितने हुए फिर 46 होंगे, और आगे जाके बच्चा बाप भी बनेगा या माँ बन सकता है, तो उसमें क्या हो जाएंगे फिर आगे, फिर 23 जाएंगे, 46 हो जाएंगे। इस बात को समझ लो अच्छे से। शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23। अंडाणु में कितने पाए जाते हैं, 23। अंडाणु क्या है जी, हैप्लॉइड है। शुक्राणु भी क्या है, हैप्लॉइड है। शुक्राणु किसकी जनन कोशिका है, नर की जनन कोशिका है, रिप्रोडक्टिव सेल है। अंडाणु क्या है जी, मादा की जनन कोशिका है, रिप्रोडक्टिव सेल है। शुक्राणु सबसे छोटा सेल है मानव का, छोटी कोशिका है। अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है मानव की, सबसे बड़ी। याद रखना दोनों बात, ये बात क्लियर हुई। तो अब हम थोड़े से गुणसूत्र याद कर लेते हैं, किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं, देखो हमारे अंदर लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो याद रखना नर के द्वारा होता है, क्योंकि नर में X Y है, ठीक है। यानी नर पे डिपेंड करता है होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, न कि मादा पे, ठीक है ना, महिला पे। लेकिन पक्षी जो होते हैं ना, पक्षियों के गुणसूत्र को आप XX लिखते हैं, उनका जोड़ा जो होता है ना वो क्या है, ZZ लिखा जाता है। तो ZW लिखा जाता है, और ZW किस में पाया जाता है, मादा में, और ZZ किस में पाया जाता है, नर में। तो पक्षियों के अंदर ऐसा नहीं होता, पक्षियों में मादा लिंग निर्धारण करती है, देखो लिंग निर्धारण करती है, पक्षियों में मादा करती है लेकिन पुरुष में नर करता है। उसके बाद कुछ गुणसूत्र ऐसे भी हैं, देखो कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें क्या पाया जाता है, बी, हनी बी जो होती है, यानी मधुमक्खी, उनके अंदर जो नर होता है ना, ठीक है, ड्रोन बोलते हैं जिसे, और वर्कर होते हैं, क्यून होती है, अलग अलग होता है। तो उनमें क्या हो जाता है, जो नर होता है, मधुमक्खी के अंदर नर होता है जिसे पुमंग बोलते हैं, पुमंग, उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, बता देता हूँ मैं। और वो क्या होता है, आगे ये तो क्लास आगे है, +1-2 के सिलेबस में 16 गुणसूत्र हैं। तो वो क्या है, हैप्लॉइड है, याद रखना, ठीक है, वो क्या है, हैप्लॉइड है। और उसकी मादा है ना जो क्यून है, उसके अंदर 32 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र हैं, 32 गुणसूत्र हैं, ठीक है। तो 32 गुणसूत्र हैं, वो क्या है, डिप्लॉइड है, मादा डिप्लॉइड होते हैं उसमें, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्यून बोलते हैं, यानी रानी मक्खी बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो रानी मक्खी एक क्या होती है, ड्रोन होती है, वर्कर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वीन होती है। तो वर्कर जो होते हैं वो क्या होते हैं, होती मादा मक्खियाँ हैं, लेकिन सरटाइल होती है, वो स्टेराइल होती है, ठीक है ना, वो बांझी होती है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जन्म कौन दे सकती है, रानी मक्खी दे सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ी लंबा हो जाएगा, छोड़ देते हैं बीच में। अब थोड़े से गुणसूत्र याद कर लेते हैं, किसमें कितने पाए जाते हैं, किसमें कितने पाए जाते हैं, और ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से, प्यार से, जल्दी से स्टार्ट, सुन, ठीक है। आपको पूछता है गेहूं में कितने होते हैं, वीट जो होती है, बंदर में कितने होते हैं गुणसूत्र, बता दोगे क्या। उसके बाद आपसे पूछ लेता है मानव में कितने होते हैं, चिंपैंजी में कितने होते हैं, आलू में कितने हैं, तंबाकू में कितने हैं, भालू में कितने हैं, बियर जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा गेहूं में कितने होते हैं, गेहूं में कितने होते हैं, 42, बंदर में 42, मानव में
46, चिंपॉन्जी में 48, आलू में 48, तम्बाकू में 48, भालू में कितने होते हैं? भालू में 74। ठीक है, उसके बाद मच्छर में 6, मक्खी में 12, और उसके बाद याद आ जा जल्दी, मटर में 14, मेंढक में 26, ठीक है, कुत्ते में 78, हाथी में 56, और क्या रह गया? गाय में, बकरी में, दोनों में एक जैसे ही होते हैं 60, घोड़ा में, हॉर्स जो होता है 64, बिल्ली टाइगर जो होता है, शेर 38, ठीक है। उसके बाद चूहे में 40, और क्या रह गया? कबूतर में, याद करने वाले आप ऐसे कितने करते जाओ जाए। कबूतर में 80 होते हैं, कबूतर में 80 80 80 80 80 80 80 80 80। घोड़ा, कुत्ता, कबूतर, मेंढक, मक्का में 20 होते हैं। आपसे पूछे सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं? सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं? याद रह जाएंगे, बता दूंगा सारा। और सबसे कम किसमें होते हैं? तो सबसे कम तो होते हैं एस्केरिस में। एस्केरिस में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 2 गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 1 ही जोड़ा होता है। सबसे कम गुणसूत्र पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? एस्केरिस। और सबसे ज्यादा होते हैं ओफियोग्लोसम, पादप होता है एक ओफियोग्लोसम, जिसके अंदर पाए जाते हैं 1260 गुणसूत्र। कितने पाए जाते हैं? 1260 गुणसूत्र, या 630 पेयर होते हैं, उसमें जोड़े होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ओफियोग्लोसम में पाए जाते हैं। और सबसे कम किस में पाए जाते हैं? एस्केरिस में पाए जाते हैं, एस्केरिस में। अब गेहूं बंदर में कैसे याद करें? देखो, याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। कोई भी चीज को आप रट्टा मारने की सोचते हो ना, तो तकलीफ होती है आपको। रट्टा मत मारो, कभी भी याद नहीं होगे। न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे याद कभी भी नहीं होती। आप जोर लगा लेना, कैसे याद होगी देखो, ठीक है। और कोई मुझे ऐसे नहीं कह देगा कमेंट में, सर कॉपी करते हो। भाई मैं सभी की कॉपी करता हूँ। जितने भी टीचर है ना, मुझे जहाँ से भी सीखने को मिलता है ना, जो भी अच्छा टीचर है और जो अच्छा पढ़ाता है ना, और जो चीज़ मुझे किसी के लेक्चर में अच्छी लगती है ना, मैं वो उठा लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। अपने को बेस्ट करना है, ठीक है ना। जिस प्रकार एक खेत के अंदर सारी फसल अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ फसल अच्छी होती है, उनको उठा के हम अगर उसको एक बीज बनाए तो आगे हमारी सारी फसल अच्छी हो सकती है। सेम प्रोसेस है। जहाँ से भी आपको कुछ अच्छा मिल रहा है उसको आप देख सकते हो, उस चीज़ को आप ग्रहण कर सकते हो, ठीक है ना। यानी ट्रिक हो सकती है, किसी ने बनाई हो, मैंने आपको बता दी हो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सभी की कॉपी करता हूँ, ठीक है ना। क्लियर है बात? देखो 42, इसमें 2 आ रहा है, इस प्रकार से याद कर लो। कुछ ट्रिक बोरिंग रहेगी, कुछ मज़ा आ जाएगा, लेकिन याद हो जाएगा। मानव से पहले बंदर आया, ठीक है ना। तो गेहूं और बंदर के अंदर आप याद रख सकते हो, बंदर में 42 हैं, ये याद रह जाएंगे धीरे से भी, याद 42 हैं, ठीक है। मानव में सभी को पता है 46 है, वो ये याद नहीं रहता तो फिर याद क्या रहेगा। चिंपैंजी, आलू, तम्बाकू में कितने? 2। मानव के बाद चिंपैंजी, मानव के बाद चिंपैंजी, यानी मानव के नज़दीक का जो बुद्धिजीवी माना जाता है ना, मानव के बाद जो बुद्धिजीवी जीव है वो है चिंपैंजी। वो क्या है? 48 गुणसूत्र है उसमें। आलू और तंबाकू तीनों में 48 है, याद रह जाएगा। बालू में कितने हैं? 74 है। बालू में कितने? 74। बाकी याद कैसे है? मच्छर 6 आ रहा है इसमें, मच्छर 6, मच्छर 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 मच्छर, यानी छर, मच्छर 6।
कितनी भी सफाई कर लो 1-2 मक्खी पक्की आएगी, यानी कितनी भी घर में सफाई कर लो 1-2 मक्खी पक्की आ जाएगी। कितनी भी सफाई कर लो 1-2 मक्खी पक्की आ जाएगी। मटर में ऐसे 4 बना लो, नहीं तो मटर वाला हम जेनेटिक्स करेंगे, वहाँ पे अपने आप याद करा दूंगा, क्योंकि बायोलॉजी में कोई ना कोई कहीं से लिंक होकर क्वेश्चन याद रह जाता है। तो मटर में 14, मटर में 14, ठीक है ना। मेंढक में 26, मेंढक में कितने हैं 26। कुत्ता जो होता है ना बहुत खतरनाक जीव है। कुत्ता बहुत खतरनाक जीव है, यानी 7 और 8 बजे के बाद है ना आप बाहर मत निकला करो, रगड़ देगा भाई, ठीक है ना। यानी 7-8 बजे बाहर निकलना है हमें, तो कुत्ते से बचना पड़ेगा, यानी 7-8 बजे के बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कुत्ता खा जाएगा। ऐसे याद कर लो। मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, और लेकिन रियल में 56 इंच का सीना किसका होता है भाई? हाथी का होता है, ऐसे याद रख लो। सबसे बड़ा स्थलीय जीव है हाथी, और हाथी भी अफ्रीकन हाथी है जो सबसे बड़ा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जीव पूछे तो मछली है, व्हेल मछली है ना जो हमारी ब्लू व्हेल है, वो सबसे बड़ी है। लेकिन आपसे स्थलीय जीव पूछे, सबसे बड़ा स्तनधारी पूछे तो ये ब्लू व्हेल है, लेकिन स्थलीय स्तनधारी पूछे तो हाथी है, याद रखना, ठीक है। तो हाथी का कितने इंच का सीना है? 56 इंच का। गाय बकरी, ठीक है ना, गाय और बकरी कितना है जी? 60, ठीक है। दूध का रेट याद कर लो कितना हो रहा है भाई आजकल? 60 रुपये किलो है गाय और बकरी, ठीक है ना, 60 रुपये। डेंगू वाले को 60 रुपये बकरी का दूध मिलता ही नहीं, ठीक है। और सीजन आने वाला है थोड़े दिन में डेंगू का। घोड़ा कैसे दौड़ता है भाई? तो आपको 67 यानी 64, 67, 64, 67, 64, 67, 64 याद रह जाएगा। बिल्ली, टाइगर, शेर एक ही जैसे होते हैं, स्पेस इनकी एक ही है, ठीक है। तो आप कहोगे जी बिल्ली है, टाइगर है, शेर है, ये बहुत अठिल्ले होते हैं। क्या होते हैं? अठिल्ले, 38 अठिल्ले, 38 अठिल्ले, 38 यानी हट कर लेते हैं भाई, हटते ही नहीं है पीछे, सामने आएंगे कभी भी देख लेना, भागेंगे नहीं, अठिल्ले होते हैं 38। चूहे में 40, चूहे में 40। कबूतर ऐसे याद कर लो, कबूतर, कबूतर में एक तो ऐसा बन रहा है ना, इसको ऐसे और इसको ऐसे, यानी एक कबूतर है, ठीक है। कबूतर ऐसे बना लो, इसको साफ करेंगे कितना बन गया? 80। और मक्का में कितने हो गए? 20, ऐसे याद रख लेना 20, ठीक है ना। तो कुछ बोरिंग भी रहा होगा, कुछ अच्छा भी रहा होगा, प्यार मिला होगा आपका, क्योंकि हमें नहीं पता चलता भाई आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, क्योंकि आप सामने बैठे होते तो हम आपकी आंखें देख के पहचान लेते, ठीक है ना। लेकिन सामने तो हो नहीं, ठीक है, हम कैसे पहचान पाएंगे आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है, अच्छा आपको ज्ञान मिल रहा है ना, तो उसकी कदर किया करो। कोई भी टीचर अच्छा पढ़ा रहा है उससे पढ़ लिया करो, जरूरी नहीं है मेरे से पढ़ो। कोई भी दुनिया में कोई भी टीचर आपको अच्छा पढ़ाता है, आपको अच्छा लगता है उनसे पढ़ना, और वो अच्छा लगने का मतलब नहीं है कुछ चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन वो जीवन में नुकसानदायक भी हो जाती है। अच्छे का मतलब है वहाँ से आपके पेपर से रिलेटेड आपको पढ़ने को मिल रहा है ना, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपके क्वेश्चन सारे किसी भी बुक से लगाते हो ठीक हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो किसी भी टीचर से पढ़ लो। मैं ये नहीं कहता भी साइंस यहीं से पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से अच्छी लग रही है तो यहाँ से पढ़ो, और अगर आप पढ़ते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे नहीं लगते, वो करना फ्री है, सब्सक्राइब करना फ्री है, शेयर करना फ्री है, लाइक करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। और अपना कोर्स भी फ्री है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद।